यहाँ पे बच्चों हम लोग जेई मेंस में आने वाले इंटीजर टाइप क्वेश्चन हाइपरबोला का डिस्कशन कर रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 81, 82 और 83 का डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया था। अब हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा है द नंबर ऑफ टैंजेंट्स टू द हाइपरबोला फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है और ये एक जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देखा था पैराबोला में भी बन सकता है, एलिप्स में भी बन सकता है और हाइपरबोला में भी बन सकता है। तो तीनों में आंसर सेम होता है 2। तो अगर हम इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर दें, जनरलाइज करने का मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपको एक बार रिवीजन में ले जाएं, तो वैसे तो इसका आंसर 2 है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा समझना हो तो हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं। और बच्चों मैंने आपको फिर से रिवाइज जरूर करवा दिया है कि इस क्वेश्चन के साथ साथ चाहे आपके पास पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो, कुछ भी हो, आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर आपका 2 ही रहेगा, ये आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। जैसे बच्चों आपने पैराबोला बनाया था, तो पैराबोला में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपको समझ में आनी चाहिए वो किस तरह से ड्रॉ होती है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एलिप्स बनाते हैं, तो एलिप्स में भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ होती है। अगर आपको एलिप्स बनाना है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो भी 2 होती हैं। और अगर हम हाइपरबोला में पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो भी 2 ही होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके पास एलिप्स और हाइपरबोला में बनकर के आएगा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो कितनी हो सकती है। तो ज्यादातर क्वेश्चन वो एलिप्स और हाइपरबोला में ही बन के आता है और किसी में नहीं आता। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे ना, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशंस होती हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम पैराबोला को रिमूव कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ जो बनते हैं वो एलिप्स और हाइपरबोला के लिए ही बनते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया 2। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब 84 के बाद बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा है टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला दैट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते ही क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान भी हो जाते हैं। अब आप एप्लीकेशन डेरिवेटिव नहीं यूज करना चाहते तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप करेंगे तो क्वेश्चन आपसे होने लगेगा। ये है क्वेश्चन 85 आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ टैंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला दैट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब बच्चों अगर हाइपरबोला पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स पूछी होती तो वो 2 होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं गया है। यहाँ पे पूछा गया कि बताओ नंबर ऑफ टेंजेंट्स, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछा जा रहा है जो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब ये पैराबोला नहीं है बच्चों, ये हाइपरबोला है। वंस अगेन हाइपरबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म आप पहले से ही जानते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आप जानते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं? किसका पैरामीट्रिक फॉर्म? कोई पैरामीटर पी ले लीजिए, वो होगा a sec थीटा b tan थीटा। तो ये हो जाएगा a sec थीटा b tan थीटा, b is to tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से टैंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। किस पे? इस हाइपरबोला पे। तो टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0। जैसे अगर हम उसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से।
-1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये टैंजेंट की इक्वेशन निकल करके आ गई और हमें टैंजेंट के स्लोप से ही लेना देना है अभी फिलहाल यहाँ पे। तो हम टैंजेंट की इक्वेशन को फिर से दोबारा लिख देते हैं और यहाँ से जो कॉमन क्वांटिटीज है उनको हटा देते हैं। जैसे 2 हटा दिया, यहाँ से कुछ कैंसलेशन कर दिया, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा ना। अब जो आपको ध्यान देना है, हमें इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? dy बाय dx नहीं कहते हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। हम टेंजेंट का स्लोप डायरेक्ट नॉर्मल मेथड से निकालते हैं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज -1/3 sec थीटा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज -1/2, दिस इज -1/2, समझ में आया? tan थीटा, tan थीटा बच्चों नीचे ही आएगा भाई। y का कोफिशिएंट क्या है? -tan θ/2, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y है -tan θ/2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, विच इज 2/3। sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये सिर्फ बचेगा 1 अपॉन sin थीटा। और बच्चों अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से तो लिखा है total number of tangents of hyperbola that are perpendicular to the line this, यानी टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट जो है इस गिवन लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लें तो इन दोनों के स्लोप आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे आपने कोई कर्व बना दिया, आपने इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ की। अब इस टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट जो है इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। कौन सी गिवन लाइन? ये गिवन लाइन मैंने बना दी। तो गिवन लाइन की इक्वेशन है 5x + 2y - 3 = 0। तो टेंजेंट इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 भी आप ले सकते हैं अगर ऐसा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा करिए कि डायरेक्टली क्या करिए, इस लाइन का स्लोप निकाल करके -1/m करके टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए, है ना, और उन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो बच्चों जैसा आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, हम इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो लाइन का स्लोप क्या निकल के आएगा बच्चों? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये निकल के आएगा। और अगर हम टेंजेंट के पैरेलल वाली लाइन का स्लोप निकालें तो उसको आप नॉर्मल कहेंगे, है ना। समझ में आया? या आप इसको डायरेक्टली इसके परपेंडिकुलर या दोनों के स्लोप का परपेंडिकुलर -1 कर दीजिए, दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी है, ये भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। तो विच इज 2/3 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है, इनटू -5/2 इज इक्वल टू -1। ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से बच्चों को sin थीटा बता दो जरा कितना आ रहा है। sin थीटा आ रहा है आपका निकल के 5/3। तो बच्चों देखो एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे निकल के आएगी। मैंने सॉल्व तो किया लेकिन sin थीटा 5/3 आ रहा। लेकिन आप जानते हैं कि sin थीटा कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से +1 के बीच में लाई करता है ना। तो इसका मतलब वो 5/3 तो वैल्यू कहीं ले ही नहीं सकता। इसका मतलब इस तरह की टेंजेंट पॉसिबल नहीं है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, कोई ऐसी टेंजेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 85 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 अगर कंप्लीट हो गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, क्या लिखा हुआ है। लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स ऑफ द हाइपरबोला फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट इज। जैसे बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर नॉर्मल्स इन पैराबोला, जहां तक याद है वो थी तीन थी इक्वेशन पैराबोला की, या एक कंबाइंड इक्वेशन आप लिखते थे y = mx - 2am - am³ पर y = 4ax। याद आया? y² = 4ax के लिए आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखते थे y = mx - 2m - am³। लेकिन ये होता था पैराबोला के लिए। लेकिन यहाँ बच्चों क्या है? हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स क्या हो सकते हैं।
तो बच्चों किसी भी हाइपरबोला जैसे किसी भी पैराबोला के लिए आपने लर्न कर रखी है, क्या लर्न कर रखी है? टैंजेंट की इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, नॉर्मल की इक्वेशन। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर हमारे पास हाइपरबोला के केस में जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस। ये बच्चों हाइपरबोला के केस में किसकी इक्वेशन होती है? नॉर्मल की इक्वेशन होती है। तो आप नॉर्मल की इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या लिखी है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स m होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। ये बच्चों आपको स्टैंडर्ड याद रखना होगा, और अगर आप याद न रख पाए तो फिर डायरेक्टली आप इसका आंसर भी याद कर लीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितने हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन आप देख लीजिए, इसको कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। इसको डेराइव करना बच्चों बहुत आसान सा काम होता है। जैसे आप स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन करते हैं, लिखते हैं ना, वैसे ही स्लोप m के नॉर्मल की भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं फॉर हाइपरबोला। जैसे डेरिवेशन आपने पैराबोला में किया था y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस एम क्यूब का, वैसे ही आप यहाँ पे भी डेरिवेशन करके इस स्टैंडर्ड को जनरेट कर सकते हैं फॉर हाइपरबोला। तो क्या लिखा हुआ है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल की जनरल इक्वेशन है। अब ये नॉर्मल किसी इंटरनल पॉइंट से पास कर रहा विच इज x1 y1, तो हम x1 y1 से इसको सेटिस्फाई करा देंगे। सेटिस्फाई कराने के बाद हम क्या करेंगे, y माइनस एम एक्स वाली टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं प्रॉपर तो देखिए ये y माइनस एम एक्स वाली टर्म्स को मैं इस तरफ ले गया। उसके बाद मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग वगैरह की। स्क्वायरिंग वगैरह करने पर हमको ऐसा फीलिंग में आ गया कि जब ये ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे m में 2 डिग्री की है टर्म, यहाँ पे भी m में 2 डिग्री का है टर्म, तो मल्टीप्लाई होकर के m में 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। ये बात समझ में आई कि क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर m में 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आपको याद रखना होगा कि मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं नॉर्मल्स। तो बच्चों समझ बात को समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है अभी आपको स्टैंडर्ड न लर्न हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टैंडर्ड को प्रूव भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है बहुत ही टाइम वेस्टिंग है तो आप सीधा इसका आंसर जरूर लर्न कर लीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी इंटरनल पॉइंट से ऑन हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 86 हो गया है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को बच्चों ध्यान से देखिए, उसका एक लाइन में ही जवाब है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ द हाइपरबोला। कह रहा है कि बच्चों जो दो हाइपरबोला की ब्रांचेस होती है उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो सकती है, ये पूछ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 हो सकता है आपको ऐसे क्लियर ना हो क्योंकि मैंने एक लाइन में आंसर लिख दिया, तो मैं आपको 87 को एक बार कॉपी करके सही से बता देता हूँ। जस्ट वेट। ओके, जस्ट वेट। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 87। ये है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने कर दिया, ये है क्वेश्चन। तो यहां पर बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि जो हाइपरबोला की दो ब्रांचेस होती है उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो सकती है। तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक इस तरह से ब्रांच बनती है, एक इस तरह से ब्रांच बनती है। अब आपने क्या कॉमन टेंजेंट इन दोनों में अभी तक देखी है क्या? नहीं देखी है, लेकिन आपने एसिम्प्टोट देखी है। एसिम्प्टोट क्या होती है? जो ओरिजिन से पास करती है, इस कर्व को टच भी करेगी तो जाकर के इंफिनिटी पे टच करती है, इसलिए उसको हम टैंजेंट ना करके क्या कहते हैं? एसिम्प्टोट कहते हैं। मैंने बताया था आपको एसिम्प्टोट की अगर इक्वेशन निकालनी है तो उसका सीधा सा मेथड क्या होता है? सीधा सा मेथड ये होता है कि आप जो हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में उस 1 को हटा दिया करिए। जैसे आप 1 को हटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0।
दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो बच्चों यहाँ पे हम एसिम्पटोट्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसिम्पटोट्स अगर होती तो हम पूरा उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये सोचना चाहते हैं कि यहाँ पर कितनी कॉमन टैंजेंट्स हो सकती है। तो बच्चों टैंजेंट्स और एसिम्पटोट्स में डिफरेंस होता है। एसिम्पटोट्स टैंजेंट्स होती है इंफिनिटी पे, लेकिन यहाँ पर हम एसिम्पटोट्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम दोनों ब्रांच में नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स का जिक्र कर रहे हैं। तो बच्चों कोई भी नंबर ऑफ यहाँ पे कॉमन टैंजेंट्स नहीं होती है, लेकिन हाँ हो सकता है इस क्वेश्चन को चेंज करके आपसे कुछ और पूछ लिया जाए कि इन दोनों में क्या कोई कॉमन नॉर्मल होता है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा यस होता है। और वो कॉमन नॉर्मल जो होता है वो आपको मैं बना के दिखाता हूँ। दिस इज योर कॉमन नॉर्मल, जिसको मैं अभी ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज योर कॉमन नॉर्मल। हाँ कॉमन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ एक होगा जिसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0, क्योंकि ये x एक्सिस है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो no common tangent between two branches of hyperbola, but common normal exists. The equation of common normal is y equal to 0. तो क्वेश्चन नंबर 87 बच्चों काफी अच्छे से हम लोग ने परफॉर्म कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। जस्ट वेट। बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हम डिस्कशन यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इफ द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन हाइपरबोला 9x square minus 16y square is equal to 144 is produced to cut the asymptotes in the point Q and R, then the product PQ into PR equals to। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पर किस तरह से आप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जरा आप समझिएगा इस बात को। जैसे सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लोग डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाते, तो मैंने एक रेफरेंस डायग्राम आपको दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है इफ द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन अ हाइपरबोला। तो बच्चों देखो ये मैंने जनरल पॉइंट P ले रखा है। अब इस जनरल पॉइंट P को आप पैरामीट्रिक फॉर्म में भी ले सकते हैं, और पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं लेना चाहें तो आप एक जनरल पॉइंट भी ले सकते हैं। तो जनरल पॉइंट क्या होगा x1 y1। तो तुम कहोगे सर y1 क्यों लिख रहे हैं, x1 y1 तो कर पे ही लाई करेगा ना। तो आप y1 को इन टर्म्स ऑफ x1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं उसको लिख ही लेते हैं। तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन 9। क्या बात समझ में आई? अब बच्चों यहां से आप y1 निकाल लो, तो यह आएगा x1 स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 9 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर। यानी बच्चों y1 कितना आया 3/4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 16। ये बच्चों आपका y1 आ गया। ये आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जगह कम है तो मैं y1 ही लिख लूंगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि P पॉइंट को एक्सटेंड किया गया। P पॉइंट को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो वो एसिम्पटोट्स को इंटरसेक्ट करता है, कहां पर Q और R पे। तो बच्चों ये एसिम्पटोट्स मैंने आपको क्रिएट करके दिए हैं, और Q और R पॉइंट आपको ही निकालना है। तो Q और R पॉइंट बच्चों ये बात क्लियर कर लीजिएगा, ऑर्डिनेट का मतलब वो होता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। और अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो इसको हम डबल ऑर्डिनेट क्या कहते हैं, डबल ऑर्डिनेट। आप इसको कहीं से लेटेस्ट रेक्टम मत समझ लीजिएगा। लेटेस्ट रेक्टम तो उसे कहते हैं जो फोकस से भी पास करे और एक्सिस ऑफ हाइपरबोला के परपेंडिकुलर। लेकिन ऑर्डिनेट या डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, वो सिर्फ एक्सिस ऑफ हाइपरबोला के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, तो आपने उसी को एक्सटेंड किया है, ये सारी बातें आपको क्लियर हैं, और वो Q और R पे मीट करता है। अब जो Q वाला पॉइंट तो आप निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आप एसिम्पटोट्स की कंबाइंड इक्वेशन पहले से ही जानते हैं। तो एसिम्पटोट्स की कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर।
यानी मेरे ख्याल से एक की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू b बाई ax और दूसरे की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस b बाई ax। अब क्या करिए कि आप Q पॉइंट निकालने की पूरी कोशिश करिए। कहोगे सर Q पॉइंट तक तो हम अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो हमें x में तो x1 ही चलना पड़ेगा, है ना, लेकिन y में कितना चलना पड़ेगा, माइनस b बाई ax1 चलना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? तो बच्चों सबसे पहले हम Q पॉइंट को दोबारा डिफाइन कर लेते हैं, जस्ट वेट, डायग्राम बड़ा कर लेते हैं। तो Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है बच्चों वो तो x1 ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमको थोड़ी सी छींक आ गई थी, जिसकी वजह से आपको छींक की भी आवाज सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे हमारे पास जो Q पॉइंट है उसका हम डिस्कशन कर रहे थे। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1, ठीक है, और उसके बाद हमें y कोऑर्डिनेट बताना है। तो y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट हम Q की लाइन में पुट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स। तो ये पॉइंट हो जाएगा b बाई ए x1। क्या पॉइंट समझ में आ गया? उसी तरीके से बच्चों हम r वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, वो तो x1 होगा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस b बाई ए x1। तो बच्चों अब आप देखो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, क्योंकि आपको चाहिए PQ इंटू PR का प्रोडक्ट, ठीक है, PQ इंटू PR का प्रोडक्ट। तो बच्चों PQ आप बता सकते हैं क्या क्या होगा? ओके सर, PQ तो एक लेंथ हो गई, वो तो हम लेंथ निकाल ही लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, है ना। PQ लेंथ आप निकाल लेंगे ना, उसी तरीके से आप PR लेंथ निकाल लेंगे। कहोगे सर यस सर, PR लेंथ भी निकाल लेंगे। PR लेंथ भी आपकी आ जाएगी। किसी बच्चे को PR लेंथ पे डाउट तो नहीं है? PR लेंथ मतलब P और R के बीच का आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो वो लेंथ भी आ जाएगी। तो बच्चों अगर आपको ये लेंथ समझ में आ जाए तो आप उसको लिखिए, सिंप्लीफाई वगैरह करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं PQ लेंथ को आपको लिख के दिखाता हूँ। तो PQ लेंथ क्या होगा? दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो x1 तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, जो आप समझ रहे हैं बच्चों, y1 आप पहले से जानते हैं, इसलिए y1 में आप कंफ्यूज ना हो, ये है y1 आपका, वो भी x1 के टर्म्स में ही है। ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये वर्किंग मैं आपको खुद से करने के लिए दे देता हूँ, आप इसको खुद से करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब आप PQ इंटू PR का प्रोडक्ट निकालिएगा, ये जो आंसर आएगा वो आपका मैच करने लगेगा। और बच्चों ये आपके पास जो इक्वेशन है किसकी, हाइपरबोला की, वो अननोन नहीं है, वो नोन इक्वेशन है। तो आपके पास ये जो A और B है, ये सारी वैल्यूज आपको पहले से ही पता है, तो ये आंसर सही से आपका निकल आएगा अगर आप सही से सारी वैल्यूज इसमें पुट करें। तो A की जगह बच्चों आपको 4 पुट करना होगा और B की जगह आपको 3 पुट करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 कर चुके हैं, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन भी बच्चों में आपको, पहले तो मैंने थोड़ा सा ही किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने पूरा ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 89 क्या लिखा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला of eccentricity E is equal to root 3 from its asymptotes is equal to 6। ये लाइन बच्चों काफी समझनी पड़ती है आपको। क्या लिखा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला ऑफ eccentricity E equal to root 3 from its asymptotes, ठीक है, क्या लिखा है? फ्रॉम इट्स एसिंटोट्स। तो बच्चों एसिंटोट्स की इक्वेशन तो आप समझ गए ना, एसिंटोट्स की इक्वेशन आप समझ गए। तो बच्चों आपको अब क्या करना है, आपको हाइपरबोला पे एक पॉइंट लेना है और उसकी डिस्टेंस निकालनी है। किससे? दोनों एसिंटोट्स। और उन डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है आपके पास 6, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और बच्चों अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे भी डायग्राम बना करके
सोच सकते हैं, या बिना डायग्राम के भी हो सकता है, आपको स्ट्राइक कर रहा हूँ, मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला पे आपको एक पॉइंट लेना है। अब पॉइंट तो आप लेंगे a sec थीटा b tan थीटा। उस पॉइंट से आपको क्या ड्रॉप करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब एक परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, दो होंगी, क्योंकि यहाँ पे दो एसिम्पटोट्स होगी। अब ये भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 6 है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। और वही क्वेश्चन में लिखा है, फिर से रिपीट कर देते हैं। लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। तो आप हाइपरबोला पे पॉइंट लेंगे ना, और क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किस पे किए गए हैं, एसिम्पटोट्स पे। ये आपको क्लियर रखना होगा। तो हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस आप जानते हैं। एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं, दूसरी इक्वेशन ये लिख सकते हैं। पी पॉइंट आपको पता है जिससे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो बच्चों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप जानते हैं, फॉर्मूला ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square। उसको एक बार पहली वाली एसिम्पटोट्स के लिए लगाइए, फिर दूसरी वाली एसिम्पटोट्स के लिए लगाइए, और उनका प्रोडक्ट आप 6 कर लीजिए। ऐसा करने पर बच्चों आपके पास बी और ए में एक रिलेशन बन करके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों आप पहले से भी जानते हैं कि इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी आपके पास गिवन है √3। इसको आप यूज करेंगे तो आपके पास बी और ए में दूसरा रिलेशन आ जाएगा। तो बच्चों बी और ए में जो रिलेशन है उनको आप डेवलप कर चुके हैं, और डेवलप करने के बाद आप इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर आ जाएगा तो आपसे इस क्वेश्चन में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ पूछी गई है, तो वो होती है 2a। दैट मींस आपका आंसर आ गया 6 यूनिट। तो बच्चों क्वेश्चन देखने में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन को जब लोग डायग्राम वगैरह बना के सोचते हैं तो प्रॉपर जल्दी बनता नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरे क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। पहले आप इसको पढ़िए आराम से।